friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of June 2023. 27 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. शुरू करने से पहले आपसे मैं बता दूं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. प्लस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको, जैसा मैंने कहा है, कि कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है. दिस विल सफाइस एंड दिस विल बी द ओनली थिंग यू नीड, है ना. इसके बाद कोई 365, 465, 755 आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है ना. नोट्स बनाते रहना, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कीप मेकिंग नोट्स आपका एकमात्र सोल्यूशन है क्विक रिवीजन का, है ना. और रिवीजन आपको करना पड़ेगा, बिलीव मी. बार बार आप वही बुक्स खोल करके, मैगजीन्स खोल करके उसमें अंडरलाइन टिक भले करते रहो, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड. इस तरीके से आप नोट्स बनाएं, अपनी नोट्स पढ़ने में सबसे ईजी रहता है. सबसे पहले देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको करने हैं. तो यू कैन सी इन द स्क्रीन. पहला सवाल जो है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओशियन रिंग ऑफ योगा. ओशियन रिंग ऑफ योगा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं. अब पहला स्टेटमेंट देखो, लिखा हुआ है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेवी टू सपोर्ट द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. दूसरा है, इट हेल्प्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट योगा टू फ्रेंडली फॉरेन नेशनल पोर्ट्स इन पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन. तीसरा है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट, यानी कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. केवल एक स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, या एक भी सही नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर देखो बहुत ईजिली आप बता सकते थे. ऐसे ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं है. इसका करेक्ट आंसर है 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि दूसरा तो सही है. अब इनमें या इनमें कोई एक ही सही होगा, है ना. ऐसा तो नहीं कि दोनों गलत हो जाएगा. इसलिए 2 स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा. द करेक्ट आंसर क्या है इसका? वैसे 2 स्टेटमेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है और ये तीसरा स्टेटमेंट सही. पहला गलत है. इंडियन नेवी का ये इनिशिएटिव नहीं है. ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल. तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इंडियन नेवी और ओशियन रिंग ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023, ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. किया किसने? ऑब्वियस सी बात है, ओशियन रिंग है तो इंडियन नेवी उसमें इन्वॉल्व रहेगी, लेकिन उसमें पहला स्टेटमेंट सही नहीं रहेगा. ये मत सोचना कि सर इंडियन नेवी है तो यहाँ पे, ये इसका इनिशिएटिव नहीं, इनिशिएटिव आयुष का है. ठीक है ना. तो ये देखो, आपको इस तरीके से इंडियन नेवी के लगभग 19 शिप्स थे यूज़ किए गए थे, एंड लगभग 3500 से ज़्यादा पर्सनल यूज़ किए गए थे. और आप देख सकते हैं, जैसे एक शिप है राणा हमारा, एक सुवर्ण हमारा शिप है, देन हमारा सुभद्रा भी है, देन यहाँ पे वागीर देखो कोलंबो गया था, सरयू गया था मलक्का के पास, शिवालिक गया था जकार्ता के पास, एंड सुमित्र गया था फुकेट के पास, किल्टन गया था, आपका किल्टन था चट्टोग्राम के पास. ठीक है ना. चिट्टागोंग है में भी ये, है ना. देन तरकश गया था मस्कट के पास, ब्रह्मपुत्रा दुबई, दीपक रेड सी के पास, चेन्नई हमारा सफागा, और सुनैना गया था मोम्बासा के पास, त्रिशूल गया था आपका टुआ मासीना के पास, है ना. तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपका जो मतलब पूरा इंडियन ओशन वाला पार्ट है, प्लस हल्का पैसिफिक वाला पार्ट है, वहाँ तक भी गया था. तो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द ओशन रिंग ऑफ योगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आपको समझ में आ गया होगा. अब आते हैं दूसरे सवाल के सामने. दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड. ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं. अब आपको दोनों स्टेटमेंट दिख रहे होंगे. देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवॉर्डेड टू एनी सिटीजन बाय द अफ्रीकन यूनियन. और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द 2023 एडिशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइल वॉज अवॉर्डेड जॉइंटली टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या नन. देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या है मैं आपको बता दूं. द करेक्ट आंसर for this is D. The answer is D, and neither 1 nor 2. It is not the highest honor of African Union, rather it is the highest honor of the Egypt government, है ना. तो इजिप्ट का हाईएस्ट ऑर्डर है ये, अफ्रीकन यूनियन का नहीं ऑर्डर ऑफ नाइल. तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड दिया है, 2023 एडिशन ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइल अवॉर्ड जॉइंटली नहीं दिया गया, केवल नरेंद्र मोदी जी को दिया गया. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट. बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट के रिगार्डिंग बताना है आपको. बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट के रिगार्डिंग. तो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ जॉइंट मिशन बिटवीन ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस
एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा कह रहा है इट एम्स टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द कंपोजिशन एंड जियोफिजिक्स ऑफ मर्क्यूरी। तो आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। आप लोग एक बार देख लो, फिर से बताओ मुझे आंसर। द करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, दूसरा सही है। मैंने आपको बेपी कोलंबो के बारे में पढ़ाया था कि ये बेपी कोलंबो जो है वो मर्क्यूरी को स्टडी करने जा रहा है, उसके कंपोजिशन और जियोफिजिक्स को। बिल्कुल सही है ये सेकंड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये ईएसए और जाक्सा आई थिंक है ना, जापानीज स्पेस जो है उसका इनिशिएटिव है, ना कि नासा का। तो नासा नहीं है इसमें, जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीनों सवाल कुछ नया सीखने को मिला होगा। मूव करते हैं आज न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। तो पहले पीआईबी के हम कुछ न्यूज़ आइटम्स देखेंगे। पीआईबी की जो पहली न्यूज़ है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है उसने एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है नंदी पोर्टल। याद रखिएगा, नंदी इज बेसिकली एनओसी अप्रूवल एंड न्यू ड्रग एंड इनॉक्यूलेशन सिस्टम पोर्टल। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, एनओसी अप्रूवल एंड न्यू ड्रग्स इनॉक्यूलेशन सिस्टम पोर्टल। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है ना, उसने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली वो इसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटेट करेगा रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेसेस। एंड ये पोर्टल आने से क्या होगा, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो भी एनओसी चाहिए, कोई वैक्सीन बनानी है, कोई ड्रग बनाना है जो वेटनरी से संबंधित है, तो उसका पूरा अप्रूवल और ये सारा कुछ इसी नंदी पोर्टल से होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, दिस नंदी पोर्टल विल डू दैट। है कोई ड्रग आई है वेटनरी की, कोई वैक्सीन आई है वेटनरी की, तो उसका पूरा रेगुलेटरी प्रोसेस, अप्रूवल प्रोसेस इसी के माध्यम से किया जाएगा। प्लस इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा सुगम पोर्टल जो है सीडीएससी, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का एक सुगम पोर्टल भी। याद रखिएगा, सुगम पोर्टल है इसका, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखो, इन ऑर्डर टू एक्सपीडाइट द रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर अप्रूवल ऑफ एनिमल ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। तो नंदी पोर्टल क्यों बनाया गया है, ताकि जो रेगुलेटरी प्रोसेस है रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ एनिमल ड्रग्स एंड वैक्सीन्स उसको एक्सपीडाइट किया जा सके, उसको तेज किया जा सके, उसको फास्ट किया जा सके। तो ये जो डेवलप किया गया है नंदी पोर्टल, तो उसको डेवलप किया गया है थ्रू सीडैक जो है, जो सीडैक है उसके थ्रू इसको डेवलप किया गया है इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल इंडिया को भी और आगे बढ़ाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब दूसरी न्यूज़ भी कुछ ऐसी ही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसने सेटअप किया है एक डेडिकेटेड सेंटर। अ डेडिकेटेड सेंटर हैज़ बीन सेटअप, डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू एक्सेलरेट इंडस्ट्री अडॉप्शन ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है फॉर द क्लीन टेक्नोलॉजीज अडॉप्शन, क्लीन टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन। इसका नाम क्या है, उत्प्रेरक। याद रखिएगा, उत्प्रेरक फुल फॉर्म है उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, उत्प्रेरक। याद रखिएगा। एंड दिस द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विल एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। क्या करेगा ये, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन में मदद करेगा, कैटालिटिक रोल प्ले करेगा, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ एज वेल। कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला होगा फ्रॉम द पीआईबी एज वेल। बहुत अच्छे न्यूज़ आइटम्स आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आपको कुछ और वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ एक सिंगल वीडियो जिसमें आपको सब मिल जाएगा। आपका हिंदू मिलेगा, एडिटोरियल मिलेगा, आपको यूपीएससी का मैं जो पीआईबी रिलेटेड है वो भी बताऊँगा, प्लस अगर मुझे कुछ लगता है इंपॉर्टेंट जो मुझे अलग से पढ़ता हूँ तो वो भी मैं आपको बता दिया करूँगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। अगला है डेडलाइन टू अप्लाई फॉर हायर पीएफ पेंशन एक्सटेंडेड टू जुलाई 11। तो याद रखिएगा, अब जैसे जो हायर पेंशन के लिए चाहते हैं अपनी बढ़ी हुई सैलरी में ईपीएफओ के अंतर्गत, उनके लिए जो लास्ट डेट है वो जुलाई 11 है। हालांकि आप लोग इस कैटेगरी में नहीं आएंगे कोई भी। इसमें देखो, याद रखिएगा, ईपीएफओ जो बॉडी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन,
इसने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि देखो पहले ये पेंशन देते नहीं थे, पहले इसमें पेंशन नहीं मिलता था, पेंशन वाला मंथली ऐसे जैसे वो मिलती है ना, वो वाला प्रोविजन नहीं था। इसमें जो ईपीएस आया, जो पेंशन आया है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, वो आई है 1995 में, याद रखिएगा 1995 में आई है, ठीक है ना। इसके पहले से पेंशन वाला प्रोविजन नहीं था, किस तरीके से पेंशन दिया जाएगा आपको, केवल 1995 से पेंशन देना शुरू किया गया। अब 1995 में जब पेंशन देना शुरू किया गया तो उसमें जो समय जो सैलरी की कैपिंग थी वो 6500 थी, मतलब 6500 तक की सैलरी पे आपको पेंशन मिलेगा, 6500 कैप रखी गई थी। 2014 यानी कि 2014 में एक अमेंडमेंट किया गया, ईपीएस अमेंडमेंट ऑफ अगस्त 22 2014, उसने रेज कर दी, इंक्रीज कर दी जो पेंशनेबल सैलरी कैप है, जो पहले 6500 थी वो कैप बढ़ा करके कर दी 15,000 कर दी। देखो लिखा है ना कि फ्रॉम, देखो यहाँ पे लिखा है, पहली लाइन में लिख भी दी है, ईपीएस अमेंडमेंट ऑफ 22 अगस्त 2014 रेज्ड द पेंशनेबल सैलरी कैप to 15,000 per month from 6,500 a month and allowed members along with their employers to contribute 8.33 of their actual salaries। मतलब कि जो लोग की सैलरी कैप से एक्सटेंड करती है, कैप से अगर सैलरी एक्सटेंड कर रही है तो आप 8.33% अपनी एक्चुअल सैलरी का कंट्रीब्यूट कर सकते हो टुवर्ड्स ईपीएस। मतलब आपको बढ़ी हुई सैलरी पे, हायर सैलरीज पे, कैप से ज़्यादा की सैलरी पे भी आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी। पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले 6500 की कैप थी, ठीक है ना। तो ये जब किया गया तो उस समय 6 महीने का समय दिया गया, लेकिन उस समय 6 महीने का जो समय था वो काफ़ी नहीं था, इसलिए लोगों ने डिमांड की, चेंजेस की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली फिर से 4 महीने दिए थे, अभी और समय बढ़ा दिया है, और एलिजिबल जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हायर पेंशन मिले। अब देखो ईपीएस 95 ये भी लिखा हुआ है कि 1995 में ईपीएस आया था, है ना, तो मैंने बताया था आपको अभी। इसके अलावा उस समय 2014 में उन्होंने कहा था कि इम्प्लॉई जो रहेगा, इम्प्लॉई 1.16% और कंट्रीब्यूट करेगा सैलरी एक्सीडिंग द 15,000। अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी एक्सीड कर रही है, अगर 15,000 तक है तब तो 8.33 करेगा, लेकिन 15,000 से ज़्यादा है तो अलग से 1.16% और करेगा। तो वो चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी और कहा कि नहीं, वो कोई 1.16% नहीं करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूज़ आइटम्स पूरे के पूरे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है तो वो हम देख लेंगे। ऐसा कुछ खास तो यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे। एडिटोरियल आज के बिलीव करिएगा कि बिल्कुल छोड़ने लायक है। हाउ हिंदुत्व सीज द पास्ट बिल्कुल काट देना है ना, क्योंकि ऐसे आर्टिकल्स का कोई रेलिवेंस नहीं, ना ही आपकी यूपीएससी मेंस में कोई रेलिवेंस है, ना ही आपसे कोई उसमें पूछेगा, ना ही आपसे ये कोई प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछेगा हिंदुत्व रिलेटेड। दूसरा जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है अ ग्रैंड रिवाइवल। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है इंडिया और इजिप्ट के रिलेशनशिप के ऊपर, इंडिया और इजिप्ट के टाइज के ऊपर लिखा गया है। इंडिया और इजिप्ट, आप सबको पता है कि अभी अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, और ये जो है वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका इसको बोलते हैं। इजिप्ट वाला रीजन जो है क्या कहलाता है, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, वाना रीजन, WANA, वाना रीजन, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लॉन्ग ओवरड्यू है हमारी, और हमारी फ्रेंडशिप ऐसा नहीं कि इजिप्ट से नहीं थी। अगर आपको याद हो तो 1955 में हमारे इंडिया और इजिप्ट के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी की गई थी 1955 में। और समय आपको याद होगा कि बैंडंग कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुआ था, बैंडंग कॉन्फ्रेंस। उसके बाद इसी सपोर्ट हमने 1956 में जब स्वेज कैनाल क्राइसिस आई तो भी इजिप्ट की मदद की थी, और इसी के चलते 1961 अगर आपको याद हो बेलग्रेड जब सेशन हुआ उस समय नॉन अलाइन मूवमेंट या नाम जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था, और तब भी उसमें इजिप्ट की तरफ से आई थिंक नासिर थे, कौन था, नासिर थे शायद इजिप्ट की तरफ से, और इंडिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे भी काफ़ी फ्रेंडशिप हमारी इम्प्रूव हुई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, है ना। एंड इसके अलावा अगर आप देखें साउथ साउथ कोऑपरेशन में भी अगर आप देखें तो इंडिया और मतलब इंडिया और इजिप्ट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। एंड इंडिया और इजिप्ट आर यूनाइटेड ओवर देयर डिज़ायर नॉट टू बिकम कैंप फॉलोअर्स ऑफ आइदर US और द सोवियत यूनियन। तो नाम जब आया था तो भी हमने कहा था कि ना हम US ज्वाइन करेंगे ना हम सोवियत यूनियन ज्वाइन करेंगे, और दोनों ही कंट्रीज ऐसे ही आगे बढ़ी और
हमने रिफ्यूज़ कर दिया किसी भी दूसरे कंट्री का इंटरफेरेंस अपनी कंट्री के डिसीजंस में। इसके अलावा अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो इंडिया ने वीट सप्लाई किया था इजिप्ट को, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स है, और जब रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पे ब्लॉकेड लगा था तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था इजिप्ट के ऊपर, तो उस समय हमने उनको वीट सप्लाई किया। एंड बाद में तो खैर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो आ गया था, सी ग्रेन इनिशिएटिव, मतलब यूक्रेन और रशिया दोनों ने ये एग्री कर लिया था वॉर के बीच में भी कि नहीं ग्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें थी। एंड काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन इंडिया और इजिप्ट का चल रहा है ग्रीन एनर्जी में, फार्मास्यूटिकल्स में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, आर्कियोलॉजी, एंटिकिटीज़ एंड ये सारी चीज़ों को लेकर के हम काफ़ी उनसे वो है। इसके अलावा मिस्टर मोदी ने विजिट किया अल हाकिम मॉस्क एंड हेलियोपोलिस जो वहाँ पे है सिमेट्री। इसके अलावा इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती अपीयर हुए थे। इसके अलावा वहाँ पे ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड, इजिप्ट का हाईएस्ट जो अवार्ड है, स्टेट ऑनर है, वो दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो दैट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इजिप्ट वापस से एक स्पेशल इन्वाइटी है टू द G20 समिट इन दिल्ली सितंबर में, तो वहाँ पे फिर से इनकी मुलाकात होगी और देखते हैं किस तरह से रिलेशन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इजिप्ट ने ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स के द्वारा सेटअप किया गया है, एंड इज कीन टू ज्वाइन द ग्रुपिंग दैट विल डिलिबरेट न्यू मेंबरशिप एज इट्स समिट इन केप टाउन दिस अगस्त। तो वो चाहता है कि इस बार हम वो ज्वाइन कर ले, इसको भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर ले, हालांकि इनका बैंक तो उन्होंने ज्वाइन किया। तो और दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा एडिटोरियल लिखा है लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया। अब यहाँ पे बात जो चल रही है मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, बहुत ही मतलब ऐसा आर्टिकल है कि इसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं, पढ़ेंगे पूरा लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तो याद रखिएगा, अभी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने कहा है कि वो एक डिजिटल इंडिया बिल लेकर के आएंगे, डिजिटल इंडिया बिल लेकर के आएंगे। तो वो बिल लाया नहीं गया, ड्राफ्ट आया नहीं है, तो फिर फालतू हमको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है इसमें। मैं आपको बता दूं, डिजिटल इंडिया बिल लाया जाएगा जो कि रिप्लेस करेगा 23 साल पुराने IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को रिप्लेस करने के लिए। गोल है कि जो करंट लीगल रजीम है उसको इस तरीके से बनाया जाए कि वो जो नए यूज़र को हार्म है या नए जो चैलेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में, है ना, तो उन सबको दूर करने के लिए ये ड्राफ्ट लाया जाएगा। ड्राफ्ट अभी आया नहीं तो उस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेट्स मूव अहेड। आप आगे मेरे साथ बिल्कुल बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द वैगनर म्यूटिनी। अब आप सबको पता है कि वैगनर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिशिया है, इसके बारे में तो पूरा आपको मैंने बताया हुआ है। यूक्रेन वॉर में उन्होंने बहुत ज़्यादा ये किया, मदद की, ये सब आपको पता है। 2022 में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है अपना, ठीक है। इसका जो हेड है वो है येवगेनी प्रिगोजिन, याद रखिएगा, येवगेनी प्रिगोजिन इज द चीफ ऑफ रशियाज वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, एंड इसने शॉर्ट लिव्ड म्यूटिनी की थी अगेंस्ट द कंट्रीज डिफेंस। अब ये पलट गया है, अब ये कह रहा है हमने म्यूटिनी नहीं की थी, हमारे 25-30 जवानों को जो है वहाँ के डिफेंस ने मार दिया, इसलिए हमने उनको उनके ऊपर बस अटैक किया था और हमने ऐसा कोई बिट्रेयल नहीं किया। वहीं व्लादिमीर पुतिन जी का कहना है कि म्यूटिनी इज अ बिट्रेयल एंड स्टैब इन द बैक। एंड म्यूटिनी के रीजंस जो है अभी भी यही है कि रशिया का जो पुअर बैटलफील्ड परफॉर्मेंस था, इंटरनल फ्यूड था, करप्शन था, ऑल दीज आर द रीजंस। और लेट्स सी कि किस तरीके से आगे बढ़ता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। द रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स इन चैलेंजिंग द कैपिटलिस्टिक हेजेमनी। अब ये बहुत अच्छा, देखो ये क्या है, ये एक इंटेलेक्चुअल आर्टिकल है जो लिखा गया है। कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत मज़ा आएगा जो नॉलेज चाहते हैं, थोड़ा नॉलेज भी चाहते हैं। अब ये जो मतलब आर्टिकल है, ये कंसेप्ट है गिवन बाय इटालियन मार्क्सिस्ट एंटोनियो ग्राम्सी। याद रखिएगा, इटालियन मार्क्सिस्ट एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा उनकी प्रिजन नोटबुक से लिया गया है, which is a series of essays he wrote during the imprisonment time by the Italian fascist regime of 1926। जब इटालियन फासिस्ट regime थी 1926 में उनको अरेस्ट कर लिया था एंटोनियो ग्राम्सी को, एंड उस समय उन्होंने ये प्रिजन नोटबुक लिखी थी। उसमें उन्होंने जो अपनी फ़िलासफ़ी दी है उसमें उन्होंने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि फॉर ग्राम्सी अ रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस दैट विच कैन सक्सेसफुली चैलेंज द फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी was possible only through a sociological understanding of the complex nature of relationship between class power, ideology, organic intellectuals, hegemony and the state in the capitalistic society। उनका ये कहना था कि अगर आपको कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को चैलेंज करना है, अगर आपको उसको चैलेंज करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब आप
पूरी सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं किसकी, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लास पावर, आइडियोलॉजी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, हेजेमनी एंड द स्टेट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। ये पूरा रिलेशनशिप अगर आपको समझ में आता है तो ही आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कैपिटलिस्टिक इन्फ्लुएंस को। अब इसमें उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी एज वेल एज फॉर अ रेवोल्यूशन। मतलब कि चाहे वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का वर्किंग हो, फंक्शनिंग हो, उसको प्रॉपरली करना तो भी इंटेलेक्चुअल्स की आवश्यकता पड़ेगी, या तो अगर आपको रेवोल्यूशन करना है उसके अगेंस्ट तो भी आपको इंटेलेक्चुअल उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी होती है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ठीक है ना, ठीक है, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब इनका ये कहना था, ग्रामसी ने डिस्कस किया रोल इन एजुकेटिंग द मासेस। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इंटेलेक्चुअल्स का काम है कि वो एजुकेट करे मासेस को। एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स आर दोज स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल्स हु कुड हेल्प बिल्ड अवेयरनेस अमंग द मासेस एज दे आर इंटेलेक्चुअल्स हु रोज टू द प्रोफेशनल स्टैंडिंग फ्रॉम अ सोशल क्लास दैट टिपिकली डज नॉट प्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल्स। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो पहली चीज़ तो ऐसी क्लास से आते हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स रहते नहीं हैं प्रॉपरली, जहाँ से प्रॉपरली इंटेलेक्चुअल्स आते नहीं है, वो इस क्लास से आए होते हैं। प्लस जब वो इस क्लास से आते हैं, नीचे से ऊपर उठ के आते हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता रहती हैं, प्लस वो ज़्यादा बेटर तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है। इंटेलेक्चुअल देखो कोई भी हो सकता है, रिच भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जो होता है वो ऐसी सोशल क्लास से आता है जहाँ पे टिपिकली इंटेलेक्चुअल्स प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब नीचे से पूरा ऊपर तक ऑर्गेनिक वे में आता है वो। ठीक है ना, और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल से थोड़ा अलग होता है। तो ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, जो पूरा नीचे से ऊपर आते हैं, और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल से वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट इसने हेजेमनी का दिया था कि जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो कोवर्जन या फोर्स के थ्रू अपनी पावर नहीं रखते हैं। दे डू नॉट कीप देयर पावर थ्रू कोवर्जन और फोर्स, रादर देन वो क्या करते हैं कि वो हेजेमनी क्रिएट करते हैं। हेजेमनी इज अ कंसेप्ट विच इज इंस्पायर्ड बाय इटालियन पॉलिटिकल थिंकर्स। उन्होंने ये कहा था कि हेजेमनी कब बनती है, जब लोगों के बीच में ग्रेजुअल कंसेंसस आता है एंड फेवर आता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आइडिया और टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पार्टी। ठीक है ना, तो उस पार्टी को हम बोलते हैं कि ये पार्टी की हेजेमनी है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुअल कंसेंसस बिल्डिंग होती रहती है। क्या होता है, वो 3-4 इंटेलेक्चुअल्स छोड़ देते हैं आपके बीच में, वो 3-4 इंटेलेक्चुअल्स छोड़ देते हैं आपके बीच में, और वो धीरे धीरे कंसेंसस बिल्डिंग का काम करते हैं। वो धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली वो आपका क्या है, जो फेवर है, ये जो कंसेंसस है, वो आपके फेवर में बढ़ाने की कोशिश करते हैं रादर देन कोअर्जन। तो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप मूव कर सकते हैं मेरे साथ, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही है। लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी नहीं है। स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, इंडिया एंड्स स्पेशल ओलंपिक्स कैंपेन विद 202 मेडल्स। तो अभी स्पेशल ओलंपिक्स कैंपेन हुआ था, स्पेशल ओलंपिक्स भारत बोलते हैं इसको, स्पेशल ओलंपिक्स भारत। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स कैंपेन में हमने 202 मेडल्स अर्जित किए हैं। याद रखिएगा कि जो स्पेशल ओलंपिक्स होता है ना, ये किसके लिए किया जाता है, इट इज़ अमंग द पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। याद रखिएगा, इट इज़ अमंग द पीपल हु हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। 1988 से इसको स्टार्ट किया गया था, 1988 से इसको स्टार्ट किया गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो दिस इज द थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कोई देखते हैं तो दिस इज द फिबोनाची स्पाइरल्स। अब एक कंसेप्ट है फिबोनाची स्पाइरल्स का। तो देखो, फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची सीरीज में ऐसी सीरीज बनती है जिसमें प्रीसीडिंग 2 नंबर्स का सम अगले नंबर के बराबर होता है। जैसे 1 और 1 है तो 2 आ गया, 2 और 3 है तो 5 आ गया, 5 और 8 है तो 13 आ गया, और 13 और 8 है तो 21 आ गया। इसी तरीके से सीरीज चलती जाती है। इसको फिबोनाची पैटर्न बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। अब ऑथर ने कहा कि नेचर में प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारा, प्लांट लीव्स हो गई, एनिमल शेल्स हो गए, इवन जो डबल हेलिक्स ऑफ आर डीएनए हो गया, वो सब के सब कहीं ना कहीं फिबोनाची स्पाइरल शोकेस करते हैं। ठीक है ना, एंड दीज स्पाइरल्स रिलेट टू द फिबोनाची सीक्वेंस। ये स्पाइरल्स जो होते हैं ये फिबोनाची सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, स्पेशली दे आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विद द नेकेड आई। अगर आप पाइन कोन देखा हो, आपने पाइनएप्पल देखा हो, तो इन सब में आपको फिबोनाची पैटर्न देखने को मिलेगा।
मिलेगा। एग्जाम्पल ऑथर ने यहाँ पे पाइन कोन का दिया, देखो पाइन कोन बना हुआ है यहाँ पे। अब देखो अगले में अगर आप जस्ट इसका कलर क्लासिफिकेशन देखो तो एक ये देखो, ये आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना। और यहीं पे ये देखो दूसरे कलर में ये है, अलग अलग है ना। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से पैटर्न है, कुछ क्लॉकवाइज हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज हैं, और ये पैटर्न आपको नेचर में देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको वही फिबोनाची सीरीज मिलेगी, 1 1 2 3 5 8 13 21, तो ये आपको सीरीज मिलेगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये फिबोनाची स्पाइरल फिबोनाची सीरीज के बारे में है। हालांकि एक और चीज़ देखने को मिली इनको, इन्होंने देखा कि जो कुछ बिलीफ ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही फिबोनाची पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये गलत इसलिए क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली कुछ मतलब फॉसिल देखे जो कि नॉन फिबोनाची सीरीज के स्पाइरल फॉसिल थे, नॉन फिबोनाची स्पाइरल थे, और बाद में उन्हीं के जो करंट वर्जन अगर आप देखेंगे तो वो आपको वहाँ पे फिबोनाची पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि फिबोनाची पैटर्न भी इवॉल्व हुआ है कुछ प्लांट्स में, मतलब इट इज़ इन द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑल्सो, कि पहले नॉन फिबोनाची था बट इट इवॉल्व इनटू अ फिबोनाची पैटर्न। तो ये भी एक अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है जो कि इसमें देखने को मिला। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe, keep loving us and keep sharing us as well. That is it. Thank you and have a nice day.